हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेकंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। जहां पर हम देखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी? किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है? एक है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। एक है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, आखिर किसके लिए बनाए। तो इनका आंसर हमें मिलता है कुछ इकोनॉमिक अरेंजमेंट से। क्या बोल रहे हैं हम? वो इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स जो इनका आंसर देते हैं वो ही हमें यहाँ पे 3 टाइप्स के हैं। वो इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स जो इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स का आंसर देते हैं वो 3 टाइप्स के हैं। वो कौन कौन से हैं? कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर, सोशलिस्ट स्ट्रक्चर एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। जब हम कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, तो कैपिटलिस्ट क्या देखता है? वो प्रोड्यूस करो जो हमें प्रॉफिट दे सके, यानी कि वो प्रोडक्ट बनाओ जो हमें प्रॉफिट दे सके। हम तो वो बनाएंगे जो हमें प्रॉफिट देगा। और किसके लिए बनाएंगे? whosoever कैन पे, जो पे कर सकता है हम उसको बेचेंगे कंट्री के अंदर। बट इसके मुकाबले, और हाउ टू प्रोड्यूस में क्या बोलता है? जो चीपर वे ऑफ प्रोडक्शन होगा उसको हम ध्यान देंगे, चीपर मोड ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मान लो अगर हमारा मशीन से पैसा बचता है तो हम उसे बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव तरीका है बनाने का, यानी कि यहां पे मशीन्स आ जाएंगी और वो इसको रिप्लेस कर देंगे, किसको? ह्यूमन लेबर को। और अगर हमें लगता है नहीं, हमें ये सस्ता है, क्या? लेबर सस्ता है हमारे लिए, तो हम कहेंगे लेबर इंटेंसिव। तो इन दोनों में से जो सस्ता तरीका है वो हम अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली अपने प्रॉफिट को बड़ा करना है, कॉस्ट को कम करना है। कॉस्ट कम होगा जब हम इन दोनों में से किसी एक को चूज करेंगे। तो हमारा सारा मोटिव अल्टीमेटली प्रॉफिट मोटिव है। ये बोलती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, क्लियर है। अब इसके कंपैरिजन हम देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या बोलती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी कहती है, तो थोड़ा सा यहां लिखते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी कहती है व्हाट टू प्रोड्यूस व्हाटएवर इज नीडेड। जो पॉपुलेशन चाहती है, जिसकी जरूरत है, खाना चाहती है खाना बनाओ, कपड़ा चाहती है कपड़ा बनाओ, ठीक है। व्हाटएवर इज नीडेड वो हम उनको देंगे। यहां पर ये चीज है, ओके। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हूसोएवर नीड्स, जो जिसको चाहिए उसके लिए बनाओ। हूसोएवर नीड्स, वो नहीं जो पे कर सकता है, उसके लिए बनाओ जिसको चाहिए। सोशलिस्ट एंगल ही है। गवर्नमेंट डिसाइड्स, और कैसे होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कई कंट्रीज में क्या होता है कि जैसे रोड बन रही है, अब रोड मशीन से भी बन सकती है। कंट्री के पास मशीन्स भी है रोड बनाने वाली, लेकिन तब भी वो लेबर हायर करती है। क्यों? ताकि क्या जनरेट हो सके? एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए रोड्स हाथों से बनवाई जाती है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, अगर उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है वो लेबर को यूज करेगी। अगर उसको डेडलाइंस मीट करनी है या बहुत एकदम से कोई इमरजेंसी है तो वो मशीन्स भी यूज कर सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो गवर्नमेंट विल डिसाइड। सोशलिस्ट समझ में आ गया, कैपिटलिस्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो मिक्स्ड इकोनॉमी बहुत ईजी है। उसमें हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर अपने अपने रोल्स डिफाइन कर लेते हैं। पब्लिक सेक्टर क्या करता है? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उन्हें करता है। जैसे इंडिया में जब स्टार्टिंग में 1950s में पब्लिक सेक्टर ने रेलवेज, ठीक है, डैम्स, ब्रिजेस, है ना, ये सब खुद बनाए और स्टील प्लांट्स खुद बनाए, प्राइवेट को नहीं दिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे कि मान लो अब होटल है, ठीक है ना, गाड़ियां बनानी है, तो ये कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने हैं, तो इसके लिए उन्होंने अलाउ कर दिया। किसको? प्राइवेट सेक्टर को। तो रोल्स डिफाइन कर लिए गए। जो पब्लिक सेक्टर ही कर सकता है वो पब्लिक सेक्टर करेगा, और जो प्राइवेट सेक्टर अपने अच्छे तरीके से कर सकता है उसको वो दे दिया गया। और इस तरह की इकोनॉमी को बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। तो ये 3 तरीके के, 3 टाइप्स के हमारे पास इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स यहां देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं प्लानिंग की तरफ। अब प्लानिंग कैसे हुई है इंडिया में? इंडिया में बना एक प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग
कमीशन। प्लानिंग कमीशन बनता है 1950 में, और इसका जो हेड होते थे वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते थे। प्राइम मिनिस्टर अपने आप ही इसके, समझ सकते हो ना, तो हम कहेंगे भाई कौन हेड है, तो इसके हेड है हेड ऑफ प्लानिंग कमीशन प्राइम मिनिस्टर, अपने आप ही जो प्राइम मिनिस्टर का वही अपने आप वो बन जाएगा उसका हेड। प्लानिंग कमीशन में ये डिसाइड किया गया, प्लानिंग कमीशन क्या है? प्लानिंग कमीशन एक डिटरमिनेट अथॉरिटी थी जो रिसर्च करती थी इंडिया के पास कितनी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के बीच बेसिस पे, और वो रिसोर्सेज कैसे पता लगाई जाती थी? ऑफ कोर्स थ्रू सर्वे एंड थ्रू ओल्ड रिकॉर्ड्स। उनके बेसिस पर फिर एक प्लान बनाया जाता था, और प्लान्स हमने हायर किया, प्लानिंग सिस्टम हमने मतलब हमने, आप कह सकते हो बोरो किया फ्रॉम यूएसएसआर, है ना। तो यूएसएसआर के एंगल पे हमने काम करना शुरू किया, हमने करा 5 ईयर प्लान। तो हमारा पहला जो 5 ईयर प्लान आया वो आया 1951 से 56, सेकंड आया 56 से 61। पहले 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्री पे फोकस किया, जहां हमने स्टील प्लांट्स वगैरह ओपन किए। लेकिन इससे पहले हमने इंडस्ट्रीज को पुश करने के लिए हमने 2-3 चीजें करी, जैसे कि 1948 में वी केम अप विद फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। उसके बाद में हम उसके बारे में आगे बात करेंगे, बस खाली इतना बता देता हूं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1948 में, और सेकंड आया 1956 में। 1956 में सेकंड आया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि 5 ईयर प्लान था, और एक प्लान होता था, एमसीक्यू के लिए बता रहे हैं, 20 इयर्स का, इसको बोलते थे पर्सपेक्टिव प्लान। क्या बोलते थे? पर्सपेक्टिव प्लान। ठीक है ना। पर्सपेक्टिव क्या होता है? जैसे किसी चीज को देखने का एक दृष्टिकोण या नजरिया होता है, तो वो भी हम 20 इयर्स का, बड़ी बड़ी कंपनीज भी यही करती हैं, गवर्नमेंट्स भी यही करती हैं, एक 20 इयर्स का ना एक विजन लेके चलती हैं, उसके हिसाब से फिर छोटे छोटे प्लान्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो 20 इयर्स का पर्सपेक्टिव प्लान बनाया गया। अब इसमें कुछ चीजें देखते हैं। 4 बेसिक गोल्स क्या हैं इंडियन प्लानिंग के, वो देखते हैं। 4 बेसिक गोल्स इंडियन प्लानिंग के, 4 बेसिक गोल्स प्लानिंग के: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। ग्रोथ कहती है कि तुम्हारी जो प्रोडक्टिव कैपिटल है वो बढ़नी चाहिए। तो देखो, जब तक ग्रोथ नहीं होगी कुछ नहीं होगा, है ना। प्रोडक्टिव कैपिटल जो है आपकी बढ़नी चाहिए। आपकी जो प्रोडक्टिव कैपिटल बढ़ेगी तो बाकी सारी चीजें तब होंगी। इंडिया में क्या हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 सेक्टर्स हैं। आपने ये क्लास 10th में भी पढ़ा था। प्राइमरी के अंदर जो है हमको ग्रोथ कम होती दिखती है ओवर द इयर्स। इन जीडीपी कंट्रीब्यूशन टर्म्स बात कर रहे हैं। वैसे तो एग्रीकल्चर बढ़ा है, लेकिन जीडीपी कंट्रीब्यूशन में, यानी कि जो ओवरऑल जीडीपी हमारा है, अगर उसको हम 100 मानते हैं तो उसके अंदर प्राइमरी का शेयर श्रिंक हुआ है, टर्शियरी का बढ़ा है, और हमने सेकेंडरी के अंदर ग्रोथ के अंदर फ्लक्चुएशन देखी है। और जो जीडीपी है वो एक्चुअली बताता है कि किसी इकोनॉमी का साइज क्या है। आपको जीडीपी पता ही है क्या होता है, ठीक है ना। फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ सिंगल ईयर, ठीक है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब तक जीडीपी नहीं बढ़ेगा तब तक कोई भी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो ग्रोथ की बात यहां पर है। अच्छा, अब मॉडर्नाइजेशन पे आते हैं। मॉडर्नाइजेशन के अंदर हमने 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो सोशल आउटलुक लगातार चेंज होना चाहिए समय के साथ, और दूसरा एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक होना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करनी चाहिए। जैसे मान लो कोई ऐसा है, नई चीज है तो हम एडॉप्ट करें, है ना। नया इक्विपमेंट है वो खरीदें, नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें, नई मैन्युफैक्चरिंग चीजों को हम ग्रैस्प करें, तभी तो हम नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे। टेक्नोलॉजी में भी नहीं पिछड़ना है, लेकिन आउटलुक में भी नहीं पिछड़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सोशल इविल अभी भी हमारे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, और हम उसको एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। इक्वालिटी होनी चाहिए लोगों के अंदर, एक ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, सब चीजें भी सोशल आउटलुक में आती है। विमेन का, फॉर एग्जांपल, विमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर 50% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो एक कंट्री के अंदर क्या हम उनके जो टैलेंट्स हैं, जो उनके क्या स्किल्स हैं, क्या उनको यूटिलाइज कर पा रहे हैं बाय गिविंग देम राइट पोजीशंस, पावरफुल पोजीशंस, ये भी सोशल आउटलुक के अंदर आता है।
सेल्फ रिलायंस के अंदर दो चीजें हैं, हमें क्या करना है, हमें सेल्फ डिपेंडेंस बढ़ानी है। तो फॉरेन जो डिपेंडेंस है वो हमें कम करनी है, यानी कि फॉरेन कंट्री के ऊपर हमें डिपेंडेंस नहीं करनी। जैसे जब तक हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं होता था तब तक 1965 में हम डिपेंडेंट थे अमेरिका के ऊपर फूड ग्रेन्स को लेकर। तो जब आप ऑब्वियसली किसी बाहर की कंट्री पर फूड ग्रेन्स को लेकर डिपेंडेंट रहोगे तो वो कंट्री आपको टर्म्स डिक्टेट करेगी, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। और यही वेपन्स के साथ है, यही टेक्नोलॉजी के साथ है, यही मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ है, यही मेडिसिन के साथ है। ठीक है, फॉरेन डिपेंडेंस, और इससे फिर क्या होता है, फॉरेन इंटरफेरेंस। हमें फॉरेन डिपेंडेंस भी खत्म करनी है अपनी, और फॉरेन इंटरफेरेंस जो उससे पैदा होगी डिपेंडेंस से, उसको भी हमें हर हाल में कम करना है, खत्म करना है बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये सेल्फ रिलायंस है। देन कम्स इक्विटी। इक्विटी के अंदर क्या चीजें वो देखते हैं बच्चों। इक्विटी के अंदर 4-5 चीजें आती हैं, जैसे बेसिक नीड्स सबकी पूरी होनी चाहिए। बेसिक नीड्स, फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, ये हमारी नीड्स पूरी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, ये कम होना चाहिए। रिच और पुअर के बीच में जो इनइक्वालिटी है ना, वो रिड्यूस होनी चाहिए। देन प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस होना चाहिए। सोशल जो होते हैं ना इविल्स, वो सोसाइटी को ब्रेक करते हैं, वीक करते हैं, वो हटने चाहिए। जैसे कि ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होना चाहिए, सब चीजें, सोशल जस्टिस होना चाहिए। अगर पता लगा सब लोगों की इनकम तो बराबर है लेकिन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, लेडीज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, वीमेन एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है, तो ये सब इसमें आ जाएगा। देन ऑल सेक्शंस शुड इंप्रूव। ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्शन ही इंप्रूव करेगा, ऑल सेक्शंस शुड इंप्रूव, सब सेक्शंस इंप्रूव करें सोसाइटी के, कोई पीछे अपने आप को लेफ्ट आउट ना महसूस करे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होना चाहिए, सबके पास प्रॉपर लिविंग का स्टैंडर्ड हो, फूड शेल्टर क्लोथिंग हो, बेसिक नीड्स पूरी हो, और साथ साथ उनके अंदर एक ग्रोथ नजर आए, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो। ऐसा नहीं होना चाहिए सभी गरीब है, सभी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, बराबर है लेकिन सभी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, दैट्स नॉट इक्वालिटी। इक्वालिटी का तभी मीनिंग है जब सभी लोग का ग्रोथ भी आए, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होना चाहिए। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी आ जाती हैं 4 बेसिक गोल्स में। इसको देख लें बेटा एक बार। ओके सर, चल रहा है सर, जल्दी जल्दी। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आते हैं, वो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। देखो अभी हम स्टार्टिंग में करेंगे एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, फिर इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे। तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या एक बढ़िया जर्नी हमने देखी, यहां पर ना 2 रिफॉर्म्स आते हैं हमारे, 2 मेजर्स हमको देखने को मिलते हैं। 2 मेजर्स हैं जो हमने लिए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, एक है लैंड रिफॉर्म्स और एक है ग्रीन रेवोल्यूशन। ये 2 जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर फिर 2 चीजें हमें देखने को मिलती हैं, एक तो लैंड सीलिंग और एक हमें देखने को मिलती है यहां पे एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी कि हमने जो इंटरमीडियरीज है उनको एबॉलिश कर दिया। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखो पहले क्या था, जमींदारी सिस्टम था, जमींदार के पास बहुत ज्यादा लैंड होती थी, ऐसे नजर उठाएंगे देखेंगे दूर दूर तक जमींदारों की लैंड नजर आती थी। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ये ठीक नहीं है, इक्वालिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा लैंड है, एक इंसान के पास इतनी लैंड नहीं होना चाहिए, किलोमीटर्स लैंड नहीं होना चाहिए, माइल्स नहीं होना चाहिए, उसको एक काम करते हैं, लिमिटेड लैंड दे देते हैं, 80 हेक्टेयर दे दिया, 100 हेक्टेयर दे दिया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा लैंड है उसको डिवाइड कर देते हैं इक्वली अमंग पीपल। तो ये चीज कहलाती है लैंड सीलिंग। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज में क्या है, जमींदार आर द इंटरमीडियरीज, जो टेनेंट्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, दे शुड कम इन कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। सो अराउंड 200 लाख कल्टिवेटर्स और टेनेंट्स केम इन कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट ड्यू टू एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। तो ये बहुत बड़ा लैंडमार्क एक लैंड रिफॉर्म था, लेकिन इसका जो इंप्लीमेंटेशन था उतना अच्छा कई जगहों पे नहीं हुआ, क्योंकि जो जमींदारी क्लास थी वो अपने आप में बड़ी पावरफुल थी। फिर उन लोगों ने अपने जो लैंड से अपने रिलेटिव्स के नाम कर दिए। कई जगहों पे ऐसा देखा गया कि जो लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेशन होता है, जो कानून बनते हैं, उनका थोड़ा प्रोसेस स्लो हो गया। कई जगहों पे देखा गया करप्शन भी देखा गया। ठीक है ना,
अब ये सब चीजों की वजह से मेनली 2 स्टेट्स, एमसीक्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 2 स्टेट्स केरला एंड वेस्ट बंगाल, 2 स्टेट्स केरला एंड वेस्ट बंगाल में इसका इंप्लीमेंटेशन और कंट्री के और पार्ट्स के मुकाबले बेटर तरीके से हुआ। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन काफी हद तक इन 2 स्टेट्स के अंदर ही माना जाता है। देन लेट अस कम टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर बच्चों आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है इसको, HYV सीड्स जो होती हैं, जिन्हें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहा जाता है, इनको यूज करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो यहां पर एक चीज थी, देखो पहली चीज तो हम समझ लेते हैं कि भाई बेनिफिट्स क्या हुए, पहले बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन तो बहुत हुआ, प्रोडक्शन बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, GR मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन। पहला तो यही हुआ कि हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस आने लगा किसानों के पास। जो किसान पहले, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग? कि सिर्फ मैं उतना उगा रहा हूं जितना मुझे चाहिए, लेकिन यहां पर मार्केटेबल सरप्लस देखने को मिलता है। मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है कि मैंने इतना उगाया कि अब मैं मंडी पर भी उसको मंडी में भी भेज सकता हूं, बेच सकता हूं। नाउ आई एम बिकमिंग अ सॉर्ट ऑफ अ बिजनेसमैन। अब ये चीज तभी पॉसिबल है जब मेरे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा। तो एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा क्या हुआ, जब प्रोडक्शन बढ़ा तो जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने क्या करा, एक होती है जिसे हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को देकर, ताकि उनको भी नुकसान ना हो, उनसे व्हीट ग्रेन्स खरीद लिए जाते हैं और उनको फिर उनका बफर स्टॉक, यानी कि उनको स्टॉक बनाया जाता है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में यूज हो सकता है। या फिर जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स बचते हैं उनको राशन शॉप्स में, राशन की दुकानों में फ्री या फिर बहुत सब्सिडाइज रेट्स पे दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। ये क्रिएट हुआ हमारे देश में। और फेमिन्स बिकेम थिंग्स ऑफ द पास्ट। जो फेमिन्स हमें ब्रिटिश टाइम में इतना बॉदर करती थी, दे बिकेम थिंग्स ऑफ द पास्ट। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। सो बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। आज तो भारत में इतना फूड ग्रेन्स है कि इट इज नोन एज फूड बोल, है ना, ग्रेन बोल भी हम कह सकते हैं। बहुत बड़े बड़े ग्रेन बॉल के रूप में सरप्लस फूड ग्रेन वाली कंट्री है हमारी। थर्ड और इंडियाज बिग कंट्रीब्यूशन इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 में नहीं आता तो ये सिचुएशन देखने को नहीं मिलती, ठीक है ना। अब जो गवर्नमेंट्स है हमारे पास, वो हमारी कंट्री के सिटीजन्स के बारे में सोचती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन्स के बारे में नहीं सोचती थी, और फैमिन्स होते थे उस टाइम पे जिसमें मिलियंस यूज्ड टू पेरिश। एक बंगाल में फैमिन हुआ था जिसमें बिग पॉपुलेशन एक्चुअली डाइड, ठीक है ना। तो बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। और जो थर्ड है वो है जो बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। देखो जो लो इनकम ग्रुप होता है उसके लिए पैसे की वैल्यू ज्यादा होती है, लो इनकम ग्रुप्स। तो अगर खाने के फूड ग्रेन सस्ते हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो राहत मिलती है ना, वो लो इनकम ग्रुप को मिलती है। तो इनको बेनिफिट हुआ बिकॉज फूड ग्रेन सस्ते हो गए, क्योंकि ज्यादा बनने लगे, ठीक है। तो ये हमने एक इंफॉर्मेशन देखी ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ। बट अब फ्लिप साइड देखते हैं। व्हाट इज द फ्लिप साइड? फ्लिप साइड ये है, इसकी भी एक फ्लिप साइड है। और फ्लिप साइड क्या है कि इसमें क्या क्या लिमिटेशंस थे, ठीक है ना। व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? लेट अस सी। तो या खतरे हो सकते थे, तो एक तो पेस्ट अटैक, ठीक है ना, पेस्ट अटैक। और दूसरा था इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स। देखो पेस्ट अटैक में क्या है, द ग्रीन रेवोल्यूशन में जो HYV सीड्स थी, दे वर वल्नरेबल टू पेस्ट अटैक। बिकॉज ऐसा होता है, सीड का नेचर चेंज हुआ तो पेस्ट, ऐसा भी होता है पेस्ट को फाइट कर पाए, ऐसा भी होता है फाइट ना कर पाए। तो ये जो वाली सीड ग्रेन्स थी, इसमें ये चांस रहा कि ये पेस्ट अटैक से सारी खराब भी हो सकती है। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? पेस्टिसाइड। अब किसान है, उसके 2-3 खर्चे बढ़ गए। एक तो ये वाली सीड्स को पानी भी ज्यादा चाहिए था, दे नीडेड मोर वाटर फॉर प्रोडक्शन। सो उसका एक तो इरिगेशन का खर्चा बढ़ा, उसका एक इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ा ऑब्वियसली, साथ में उसका बढ़ा क्या कहते हैं पेस्टिसाइड का खर्चा बढ़ रहा है। और यहाँ पे फर्टिलाइजर कंपनीज का भी रोल बहुत बड़ा है। इट ऑल्सो नीडेड, HYV सीड्स ऑल्सो नीडेड मोर फर्टिलाइजर्स। अब जो किसान फर्टिलाइजर अफोर्ड कर सकता है, पेस्टिसाइड्स अफोर्ड कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी इरिगेशन अफोर्ड कर सकता है, वो तो प्रोड्यूस कर लेगा। बट जिसके पास ये फैसिलिटीज नहीं है वो तो लॉस में जा सकता है, उसकी तो सारी फसल बर्बाद हो सकती है। तो एक बहुत बड़ा डर था कि जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है बिटवीन एफ्लुएंट फार्मर्स, एफ्लुएंट यानी कि रिच फार्मर्स, एंड द पुअर फार्मर्स, कहीं वो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए।
लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे अच्छे स्टेप्स उठाए, लोन्स दिए, ठीक है, लोन डिसबर्समेंट, लोन डिस्पर्सल, लोन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से किया गया, जिसकी वजह से लोगों के पास लोन पहुंचे, उन्होंने फर्टिलाइजर्स के लिए पैसा खर्च पाए, वो पेस्टिसाइड खरीद पाए और इस प्रॉब्लम से इंडिया बच पाया। जो फर्स्ट फेज थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, फर्स्ट फेज थी, वो हमको देखने को मिलती है 1966 से 76। जो सेकंड फेज थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, वो हमें देखने को मिलती है 1976 से 86 में। अब थोड़ा सा हम जरा आगे बढ़ते हैं और एक चीज देखते हैं कि क्या सब्सिडीज दी जानी चाहिए या नहीं। तो इस पे एक डिबेट होता है, सब्सिडीज, क्या सब्सिडीज दी जानी चाहिए। तो एक तो कहता है यस दी जानी चाहिए, एक कहता है नो, एक ग्रुप कहता है नो। तो जो यस वाला है वो ये कहता है कि एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस है, एग्रीकल्चर इज रिस्की। देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो किसान होता है ना, जब वो अपने फूड ग्रेन्स उगाता है तो वो किधर देखता है, वो देखता है आसमान की तरफ, कहीं कोई हेल स्टॉर्म या ओले तो नहीं बरसने वाले, कहीं अनयूजुअल बारिश तो नहीं होने वाली, जो भी, या वेदर बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म तो नहीं होने वाला है, फ्लड तो नहीं आने वाली है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं बच्चों। तो बहुत एक रिस्की प्रोफेशन है एग्रीकल्चर। तो एक तो ये रिस्की है, दूसरा क्या है, इनइक्वालिटी है किसके बीच में, वो जो रिच फार्मर्स हैं और वो जो पुअर फार्मर्स हैं। इसको भी अगर हमें खत्म करना है इनइक्वालिटी को, तो हमें सब्सिडी चाहिए। हमें उसके रिस्की बिजनेस को कम रिस्की बनाना है तो हमें सब्सिडी चाहिए, राइट। और देखो एक सिंपल सी बात है कि इतनी सारी चीजें जब होती है ना, तो फिर लगता है कि क्या किया जाए, तो कहते हैं भाई ठीक है, एक काम करते हैं, सब्सिडी दे देते हैं। लेकिन वहीं पर एक दूसरा ग्रुप है, वो कहता है देखो सब्सिडी स्टार्टिंग में जब दी गई थी तो ये सोच के दी गई थी कि वी विल फेज इट आउट, फेज आउट, यानी कि धीरे धीरे हम इसको रिड्यूस करके खत्म कर देंगे। क्योंकि क्या होती है, उससे जो किसान होते हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं सब्सिडी के ऊपर, लेट देम बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट के ऊपर इसका एडिशनल बर्डन भी पड़ता है सब्सिडी का। और दूसरा ये जो एक्चुअल बेनिफिट है, एक्चुअल बेनिफिट है वो किसके पास जा रहा है, वो जा रहा है रिच फार्मर के पास, वो जा रहा है लिटरेट फार्मर्स के पास, जिनको कि पता लग रहा है कि सब्सिडी मिल रही है, जिनको मौके का फायदा उठाना आता है। और फर्टिलाइजर कंपनीज को फायदा हो रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजर कंपनीज का फर्टिलाइजर बिक रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, ये थोड़ा सोचने वाली है कि एक्चुअल बेनिफिट कहां ट्रांसफर हो रहा है। तो ये कुछ येस और नोज हैं बिटवीन सब्सिडीज, ठीक है। इसको एक बार देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर हम एक ओवरऑल अप्रेजल करें एग्रीकल्चर का, सपोज हम फटाफट एक अप्रेजल करते हैं, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, कि भाई एग्रीकल्चर क्या क्या सिचुएशन रही। तो देखो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, यहाँ पे बता रहे हैं आपको। पहली चीज, लैंड रिफॉर्म्स आए और ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो इसको आप, ये दोनों बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं, अग्रीड, बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं, दोनों बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं, राइट। दूसरी चीज क्या है, लेकिन इसका कोई फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये है कि एग्रीकल्चर में हमें नुकसान कहां पे हुआ, कि जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर में उतना ज्यादा नहीं रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी, अगर हम ध्यान से देखें। लेकिन ये देखो ऐसा है कि बहुत ज्यादा जीडीपी जब ग्रो करेगा तो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर की वजह से ग्रो करेगा। एग्रीकल्चर आज की मॉडर्न इकोनॉमीज में एग्रीकल्चर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, दैट ब्रिंग्स फूड ऑन आवर टेबल। बट द थिंग, अदर थिंग इज ऑल्सो देयर कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर ही जीडीपी को बढ़ा सकता है। तो जीडीपी तो हमारा ओवरऑल बढ़ा है, तो एक फीचर क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी, ये कम हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं एग्रीकल्चर कम हुआ है, एग्रीकल्चर भी बढ़ा है, लेकिन जो ओवरऑल जीडीपी है वो ज्यादा बढ़ा है। तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज में वो है प्रपोर्शन। अब ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, proportion of workforce involved in agriculture is still very high. इतने सालों बाद भी ठीक है। अगर हम इंडिया का एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर देखें 2011 सेंसस बेस, हम ये पाएंगे 48.9% वर्कफोर्स जो है वो प्राइमरी में इन्वॉल्व थी।
24.3 जो थी वो सेकेंडरी में इन्वॉल्व थी, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व थी, और 26.8 जो परसेंट थी वो टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विसेज में इन्वॉल्व थी। तो अभी भी क्लोजर टू 50% यानी कि हाफ ऑफ द वर्कफोर्स इज स्टिल एब्सॉर्ब्ड इन एग्रीकल्चर, व्हिच इज नॉट एट ऑल गुड। इट इज अ मेजर कंसर्न, है ना। सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में ज्यादा तेजी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ज्यादा उसके अंदर लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर से कनेक्टेड एक चीज है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो आप एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में पढ़ोगे, वो बढ़ती है अगर हम एग्रीकल्चर पर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। अब हम आते हैं इंडस्ट्री के ऊपर, आगे चले जाते हैं, एक बार देख लें इसको बच्चों। इंडस्ट्री के अंदर ऊपर जाते हैं हम। इंडस्ट्री हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर के, सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ये बोलता है, विच केम इन 1956, इसमें 3 शेड्यूल्स की बात कही, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज डाली गई और इनको रिजर्व किया गया सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए। इसमें कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं आ सकती थी, एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। 12 इंडस्ट्रीज डाली गई शेड्यूल बी में। इसके अंदर क्या हो सकता था, इट विल बी स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट बट द एफर्ट्स विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। और ये ऐसे थे जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स हो गए, मशीन टूल्स हो गए, माइनिंग इंडस्ट्री हो गई, यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। और ये वाले जो पहले वाले थे जहां पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर था, वो ऐसे थे जैसे कि एटॉमिक इंडस्ट्री हो गई, शिपिंग इंडस्ट्री हो गई, हैवी आयरन हो गया, ऑयल रिफाइनरी हो गई, रेलवेज हो गई, ठीक है, और भी थे, टोटल 17 थे। शेड्यूल सी के अंदर था, यहां पे प्राइवेट सेक्टर को अलाउड था। अब यहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, लेकिन यहां पर एक चीज थी, सब्जेक्टेड टू लाइसेंसिंग। क्या था? सब्जेक्टेड टू लाइसेंसिंग। और जो लाइसेंसिंग थी वो 3 जगह पे हो सकती थी। फॉर सेटिंग अप, अगर आपको नया बिजनेस शुरू करना है तो आपको लाइसेंस चाहिए था सेटिंग अप के लिए। आपको एक्सपेंशन करना है तो चाहिए। आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? जैसे आप मान लो होटल आप चला रहे हो, फिर आप सोचो कि मैं एक काम करता हूं, मैं वो चला लेता हूं होटल के साथ, मैं स्टील फैक्ट्री भी चला लेता हूं। तो सेटिंग अप, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। अब एक क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रीज एट द स्टार्ट। स्टार्टिंग में क्यों था पब्लिक सेक्टर का रोल इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लैक ऑफ कैपिटल, इसके अंदर क्या है, कैपिटल जो थी वो कम थी प्राइवेट के पास, कैपिटल कम थी। हमारे पास मेजरली 2 बड़े उस वक्त बिलियनर्स हुआ करते थे, टाटा एंड बिरला, ज्यादा नहीं हुआ करते थे। आजकल तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, बट उस टाइम पैसा नहीं था, तो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा कम था। दूसरा चीज, इंसेंटिव्स कम थे। देखो, एक इंडस्ट्रीज का ना मार्केट तैयार नहीं था, तो अगर बनाते भी तो उसे खरीदता कौन, है ना। मान लो हम कोई बड़े बड़े मशीन्स बनाते तो उन्हें खरीदने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट भी तो होने चाहिए थे। तो इंडस्ट्रीज का मार्केट नहीं था, तो इंसेंटिव नहीं था। एंड थर्ड पॉइंट इज सोशल एस्पेक्ट। सोशल वेलफेयर जो था वो सिर्फ करती है गवर्नमेंट। बिजनेसमैन सोशल वेलफेयर एक लिमिट तक करेगा, बट उससे ज्यादा नहीं करेगा, बट गवर्नमेंट एंड तक सोचेगी ना अपने सिटीजन्स के बारे में। तो ये 3 रीजंस थे जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को इंडस्ट्रीज के अंदर आना पड़ा। उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील प्लांट्स बनाने 1956 से स्टार्ट हुए, रोड्स थे, रेलवेज थे, ब्रिजेस थे, है ना, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स थे, तो उनके लिए पब्लिक सेक्टर को आगे आना पड़ा, ठीक है। देख लेंगे बेटा एक बार इसको। कुछ 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक, रोल ऑफ स्मॉल स्केल। इंडिया में आफ्टर एग्रीकल्चर सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयर है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो उनका जो रोल है, रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम देखेंगे
कि एक, ठीक है ना, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर। तो एक 1955 में कार्वे कमेटी आई। कार्वे कमेटी, कार्वे कमेटी ने 5 लाख रुपीस की लिमिट रखी। रुपीस, उस टाइम पे रुपीस ऐसे नहीं होते थे जैसे अब लिखा जाता है, रुपीस 5 लाख ये लिमिट रखी गई। जो बाद में अब तो करोड़ों में पहुंच गई है, बट उस टाइम पे 5 लाख था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से, क्योंकि उस टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस बहुत कम होते थे, लोगों की तनख्वाहें बहुत कम होती थी, राइट। तो ऐसी तनख्वाहें होती थी 100 रुपए 150 रुपए बड़े आराम से गुजारा चलता था उस टाइम पे। तो रुपीस 5 लाख लिमिट रखी गई। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था? दो चीजों की वजह से। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि आफ्टर एग्रीकल्चर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जनरेटर कौन है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। दूसरा क्या था? बिग इंडस्ट्रीज से प्रोटेक्शन चाहिए था इनको, बिग इंडस्ट्रीज से प्रोटेक्शन। बिग इंडस्ट्रीज से प्रोटेक्शन किसको चाहिए? प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग इंडस्ट्रीज किसको चाहिए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। तो उसके लिए क्या करा? कुछ कंसेशंस दिए गए। कंसेशन कैसे दिए गए? जैसे मान लो कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुल रही है, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करती है, अब उसे ना, क्योंकि गवर्नमेंट उसको हेल्प करती है, तो उसे कहते हैं ठीक है, तो बैकवर्ड एरिया है वहां पे ओपन अप हो जा। अब जरा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, गवर्नमेंट कंसेशंस दे देती है, टैक्स हॉलिडे वगैरह ये सब कर देती है। अब इससे क्या होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रीजनल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इससे एक इकोनॉमिक बैलेंस भी क्रिएट होता है कंट्री में, ठीक है। सारे कंट्री के, आपने इक्विटी में भी पढ़ा ना, सब सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को सपोर्ट मिलना चाहिए, उस तरह से सारे एरियाज भी डेवलप होने चाहिए, ठीक है। तो एक तो कंसेशंस दिए, और दूसरी चीज क्या करी वो भी देखने वाली है। तो बिग इंडस्ट्रीज को दिया प्रोटेक्शन, कंसेशंस दिया, और रिजर्व कर दिए कुछ आइटम्स ओनली फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इससे क्या हुआ कि अब वो सिर्फ चीजें सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले ही, यानी कि एक्सरसाइज लिख रहा हूं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ही बना सकते थे, सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले ही बना सकते थे उन आइटम्स को, ठीक है। यहां पे समझ में आया बच्चों? अब रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के आगे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेंगे बेटा एक बार। इसके बाद हम देखते हैं देयर इज अ टॉपिक विच इज नोन एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जनरली मैंने देखा है बच्चों का ये वीक होता है, क्योंकि ये चैप्टर में बीच में कहीं आता है और बच्चों को ध्यान नहीं रहता इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बट इट इज अदरवाइज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को जरा ब्रेक करो, इंपोर्ट को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। जो रीजनल हमारी इंडस्ट्रीज है उनको आपने करना है प्रमोट। इनको प्रमोट करने के लिए जो बाहर से गुड्स आ रहे हैं इन पे लगाना है, यानी कि जो इंपोर्टेड गुड्स हैं, बाहर के गुड्स जो है वो इंपोर्टेड गुड्स कहलाते हैं, उन पे आपने लगा दी इंपोर्ट ड्यूटी। जब वो आपकी कंट्री के एरिया में आया, इंपोर्ट लगा दी इंपोर्ट ड्यूटी। अब जब इंपोर्ट ड्यूटी लग गई तो ये क्या हो रहे हैं, यहां पर आने से डिस्करेज हो रहे हैं। और जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या मिल रहा है? लोकल इंडस्ट्रीज को मिल रहा है सपोर्ट। समझ रहे हो ना? तो इसे कहते हैं रीजनल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाया गया। कैसे इसको इंप्लीमेंट किया गया? दो तरीकों से इंप्लीमेंटेशन कैसे किया गया। एक तो टैरिफ लगाया गया, टैरिफ का दूसरा नाम ही है इंपोर्ट ड्यूटी, जिसको कहते हैं ट्रेड बैरियर। और दूसरा हुआ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि एक क्वांटिटी से ज्यादा एक पर्टिकुलर टाइप की इंपोर्ट करने वाली इंपोर्टेड कमोडिटी नहीं लाई जा सकती। इंपोर्टेड सामान एक खास कैटेगरी का उस पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ही लाया जा सकता है। इसको बोलते हैं नॉन ट्रेड बैरियर। तो ये बेसिकली इस तरीके से हमने क्या करा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया। बट इसका आउटकम क्या था? आउटकम ये हुआ कि इंडिया का एक्सपोर्ट सेक्टर इससे बर्बाद हुआ। हमने करा क्यों था? क्योंकि हम फॉरेन एक्सचेंज चाहते थे, हम चाहते थे हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो, कंपैरेटिव बने। बट हुआ इसका कुछ उल्टा। कुछ चीजों हमने अच्छा किया, जैसे ऑटोमोबाइल में अच्छा किया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में अच्छा किया, टेक्सटाइल्स में अच्छा किया, लेकिन ज्यादातर चीजों में हमारे प्रोडक्ट्स एक तो महंगे भी थे और क्वालिटी वाइज उतने अच्छे भी नहीं थे जितने कि इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए थे। तो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर इससे काफी सफर हुआ। जो आगे जाके हम देखते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में हमने जब अपनी इकोनॉमी को ओपन किया तब ये कमियां हमने दूर करी, जो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, राइट। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर। जैसे बच्चों हमने एग्रीकल्चर का क्रिटिकल अप्रेजल किया था, उसी तरीके से हम 1950 से लेकर 1990 के बीच में एक क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं
और देखते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया। तो पहली चीज तो यह है कि पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा था। पब्लिक सेक्टर ने कुछ चीजों में तो अच्छा किया, जैसे कि पब्लिक सेक्टर ने एक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, बेसिक इंडस्ट्रीज में हमको सपोर्ट दिया, जैसे हैवी आयरन एंड स्टील है, जो बेसिक इंडस्ट्रीज जो सपोर्ट बनती है बाकी इंडस्ट्रीज। अगर हैवी आयरन नहीं होगी तो बाकी इंडस्ट्रीज तो कभी आ ही नहीं सकती, है ना। फिर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो हुई, वो आपको स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस मिल गया। वो एक सी बात है, हालांकि दोनों स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल आपको बेस मिल गया। रीजनल डेवलपमेंट भी हुआ इससे, आप बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट भी हुआ, ये तो चलो अच्छी बातें हैं। लेकिन साथ में एक चीज क्या हुई कि पब्लिक सेक्टर ज्यादातर लॉस मेकिंग था, और लॉस मेकिंग होने की वजह से बाद में इन फर्म्स का प्राइवेटाइजेशन करने की जरूरत पड़ी। लेकिन तब तक 1990 तक तो नहीं हुआ था ना ये सब, 50 से 1990 तक दे वर एक्चुअली लॉस मेकिंग कंपनीज। एंड बहुत सारे अनकंसर्न्ड एरियाज में भी पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व था। भाई जहां पे भाई प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता है वहां पब्लिक सेक्टर को लाइए, लेकिन कुछ जगहों पे जहां पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है वहां पर भी आप पब्लिक सेक्टर को लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड बनाने के लिए होटल्स में भी पब्लिक सेक्टर की एंट्री है, तो वहां पर ये थोड़ा सा बाद में इसी चीज को सोचा गया जब इकोनॉमी को ओपन किया गया, ठीक है ना भाई। वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, सो यही होता है पब्लिक सेक्टर। अब एक आते हैं लाइसेंसिंग के ऊपर। लाइसेंसिंग क्या था, जैसे आपने देखा सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए क्या चाहिए था, लाइसेंसिंग। लेकिन लाइसेंसिंग एक ऐसा बेसिकली एक रिटन परमिशन होती है लाइसेंस, जो कि गवर्नमेंट से ली जाती है। लेकिन जब ये कंपल्शन बन जाए तो नया बिजनेस स्टार्ट करना तो बहुत मुश्किल है। तो इससे जो नए बिजनेसेस थे उनमें प्रॉब्लम आई, और इसमें मिसयूज भी होता था। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता था। मिसयूज ऐसा होता था, मान लो ये दो कंपेटिटर्स हैं, एक कंपेटिटर दूसरे कंपेटिटर की ग्रोथ रोकना चाहता है, वो तो खुद बड़ा कंपेटिटर है लेकिन उसका कंपेटिटर छोटा कंपेटिटर है, तो वो उसको लाइसेंसिंग के उस पर फिंगर रेस कर सकता है, उसको कह सकता है इसका ये कमियां, उसका लाइसेंस उसे छिनवा सकता है। तो मिसयूज तो है। दूसरा क्या है, जो छोटा प्लेयर है उसको फिर लाइसेंस लेने की निटी-ग्रिटीज भी नहीं पता होंगी स्टार्टिंग में, तो वो डरेगा, और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लाइसेंस लेना एक बड़ा टाइम कंज्यूमिंग और एक लंबा प्रोसेस होता था, तो लोग इंडस्ट्री सेटअप करने से ही परेशान हो जाते थे, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग। तो लाइसेंसिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद हम कुछ देखते हैं। देखो डाइवर्सिफिकेशन हुआ हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो डाइवर्सिफाई हुई। हम कुछ चीजों में बहुत अच्छा कर रहे थे, जैसे कि ऑटोमोबाइल में हमने अच्छा किया, ठीक है ना, हमने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में अच्छा किया, हमने क्या कहते हैं टेक्सटाइल्स में बहुत अच्छा किया। इन एरियाज में हमने अच्छा परफॉर्म किया और डाइवर्सिफाई भी किया अपने आप को, ठीक है ना। डाइवर्सिफाई करके ही तो ये सब पॉसिबल हो पाया ना। देन कम्स, जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ, जैसे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो इंडस्ट्रीज जो थी उनका जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी था वो 11.8% से बढ़कर 24.6% हो गया ओवर द इयर्स 1950 से 1990। ये ऑलमोस्ट डबल है, डबल से भी थोड़ा ज्यादा है। तो ये हुआ क्योंकि देयर वाज अ 6% एनुअल ग्रोथ, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि लगातार इंडस्ट्रीज के अंदर, सेकंड इंडस्ट्री के अंदर आता चला गया, जिसकी वजह से ये जीडीपी कंट्रीब्यूशन यहां से यहां जंप कर पाया। इसके अलावा हमने क्या करा, वी प्रमोटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हुआ, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि हमने कुछ गुड्स जो थे वो रिजर्व करे थे, उनको हम कंसेशंस दिए थे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमने प्रमोट किया बिकॉज दे आर द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यहां पर इसको प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है हमने, इसको प्रॉपरली रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।